सब लोगों ने मुतफिक होकर अस्बाब में सहलाया। कुछ देर के बाद ही छोटी सी तकरीब की गई और रागा की दस्तार बंदी करके उसे अगला सरदार चुन लिया गया। शाम तक वो लोग वहीं रहे थे। अंधेरा होने पर जब वीरा वापस घर जाने लगा तो उसके कान में रागा की आवाज़ पड़ी। वीरा। रागा के पुकारने पर वीरा ने पलट कर उसे सवालिया नजर से देखा। तुमने ऐसा क्यों किया वीरा? अपनी जगह मुझे सरदार क्यों बनाया? क्योंकि तुम हर लिहाज से इसके अहल हो, वीरा ने संजीदगी से कहा। तो रागा मुस्कुरा दिया। कभी तुम्हें मुझ पर और काल पर भरोसा नहीं था तो मैं अब क्या समझूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया है? रागा ने मुस्कुरा कर जवाब पूछा। अगर भरोसा ना होता तो मैं ऐसा नहीं करता। रागा ने हाँ में सहलाया। हम एक जट होकर काम करेंगे वीरा, एक दूसरे की ताकत बनकर दुश्मन को नस्त और नबूद करेंगे। वीरा ने इस बात में सहलाया। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दिल में जो आए करो। मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि मेरी वजह से हर कोई तकलीफ़ में रहे, और जब तक मेरा ये मकसद पूरा होता रहेगा तो तुम सरदार हो या कोई और, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रागा ने उसकी बात पर मुस्कुराया। तो ज़िंदगी से हर वक्त बेजार क्यों रहता है लाले की जान? कभी मुस्कुरा भी लिया कर। रागा ने चुटारा से उसका कंधा थपथपाया। क्योंकि मुझे मुस्कुराने से नफरत है, इस दुनिया में इस ज़िंदगी से नफरत है। इतना कहकर वीरा अपने घर के चानम चल दिया। जब वही रागा वही खड़ा उस अजीब आदमी के बारे में सोचता रहा जिसे सब वीरा कहते थे। याकूब खान को गुजरे एक हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चुका था। उमरजान आज अपने घर वापस आई थी। इतने दिनों से वह अपनी माँ और बहन भाई के पास ही थी, लेकिन आज अलमास ने उसके घर जाने का और अपने शोहर का ख्याल रखने का हुक्म दिया था। उसे अपने बाप के मर जाने का कोई गम का बहुत गम नहीं था। वो बहुत अच्छा बाप साबित नहीं हुआ था, लेकिन तन्हा और बेसहारा होने का हक उन सब पर हावी था। फिलहाल मरजान की सबसे बड़ी परेशानी उसका भाई दलावर था, जिसकी बीमारी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन कोई भी क्या कर सकता था। उसका इलाज उस छोटे से गांव में तो नामुमकिन ही था। घर में दाल होते मरजान उस कमरे में जहाँ चांद संदूकों और बावर्ची खाने का सामान था, जो ऐसा लग रहा था कि सदियों से इस्तेमाल नहीं हुआ होता भी क्यों, वीरा को खाना उनके घर से ही जाता था। लेकिन अब मरजान ऐसा नहीं चाहती थी। वो उस घर को अपना घर बनाकर संवारना चाहती थी। उसने दुपट्टा उतार कर कमर पर बांधा और घर की सफाई करने लगी। दोनों संदूक उसने कमरे के कोने में रख दिए और उनमें से कपड़े निकालकर एक में वीरा के और एक में खुद के कपड़े तय करके रखने लगी। पर्ची खाने का सामान उठाकर साथ वाले कमरे में लेकर, जो कि खाली था और बंद होने की वजह से काफ़ी गंदा था। कमरे को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसने बावर्ची खाने का सारा सामान वहाँ सट गया और फिर वीरा के कमरे में आ गया, जो बाकी घर की निस्बत काफ़ी सूथा था। बस ज़रा सी सेटिंग करने की ज़रूरत थी। मरजान ने जी जान से वो भी कमरा सट गया और वीरा के कपड़े पकड़कर एक टोकरी में डाल दिए। उन्हें वो कल झील पर धोने का इरादा रखती थी। उसके फारग होने तक उफक पर शाम के साए नमूदार होने लगे थे। वो इतना काम करके काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खाना पकाने के इरादे से बावर्ची खाने में, लेकिन वहाँ पकाने के लिए कुछ था ही नहीं। मरजान को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। आखिर वो अपने शोहर को भूखा तो नहीं रहने दे सकती थी। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलती। जब वीरा घर में दाखिल हुआ और अपने छोटे से घर को साफ सुथरा देखा, हैरान रह गया। और फिर उसकी नज़र मरजान पर पड़ी, जो काफ़ी बेचैन नज़र आ रही थी। तुम्हें क्यों आई? अभी कुछ दिन तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था। वीरा ने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते उतारते हुए कहा। जब मरजान पानी का गिलास लेकर आई और उसे वीरा के सामने किया। अच्छी बीवियाँ ज़्यादा दिन घर से दूर नहीं रहता। वीरा ने आबरू उचका को उसे देखा और पानी का गिलास पककर पीने लगा। मरजान बेचैनी से अपनी उंगलियां चटाने लगी। क्या बात है? वीरा ने उसकी परेशानी देखा पूछा। वो घर खाना पकाने के लिए कुछ नहीं है, हम आज भूखा सोएगा क्या? मरजान ने मासूमियत से पूछा। तो वीरा ने गहरा सांस लिया। पहले खाना तुम्हारे घर से आता था तो कभी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वीरा ने संजीदगी से कहा। तो जी, लेकिन अब आपका बीवी आ गया है ना खाना बनाने के लिए। मरजान ने उसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए कहा। मुझे बता देना तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कल मैं सब ले आऊँगा। वीरा का अंदाज जान छुड़वाने वाला था, लेकिन आज हम क्या खाएगा? जमापा चा मरजान की पापा वीरा ने बमे उचकार को उसे देखा। पाचा, उस बात पर मरजान के गाल गुलाब की मानो दहक उठे। जी, पाचा बादशाह को कहता है ना पश्तो में, और आप भी तो हमारा बादशाह है, तो आपके लिए तो इसलिए आपको पाचा बुलाया। मरजान ने वजाहत देना चाही तो वीरा गहरा सांस लेकर रह गया।
मैं आपको पाचा बुला लिया करूँ। वीरा ने अपने कंधे उचका दिए तो मरजान मुस्कुरा दी। तो आज हम क्या खा। अभी अल्फाज मरजान के मुंह में ही थी जब दरवाज़ा खटकने लगा। मरजान ठीक से दुपट्टा लेते हुए दरवाजे के पास आई तो वहाँ दलावर को देखकर मुस्कुरा दी। लाला आप। मरजान को देखकर दलावर भी मुस्कुराए। अम्मी ने खाना भेजा है बाजी। दलावर ने रुमाल में लिपटा खाना मरजान की जान बढ़ाते हुए कहा। तो अपनी माँ की मोहब्बत पर मरजान की पलकें भीगी। शायद इसलिए माँ का दर्जा सबसे अफजल है क्योंकि वो दिल की बातें भी समझ जाया करती है। दलावर खाना पकड़ा कर वापस चला गया और मरजान बावर्ची खाने में अगस तरीके से खाना निकालने लगी। आज तो खुदा ने उनके रिस्क का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन कल से वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी संभालने का इरादा रखती थी। खाना लेकर वो वीरा के पास आई थी। दोनों ने मिलकर खाना खाया तो वो बर्तन लेकर बावर्ची खाने में चलेगी और साफ करने के बाद वापस कमरे में आ गई। वीरा जो सोने की तैयारी कर रहा था उसे वहाँ खड़े होकर उंगलियाँ चटाते देख गहरा सांस लेकर आ गया। अब क्या हुआ। मैं कहाँ सोऊं पाचा। उसकी बात पर वीरा को याद आया कि उसने उसके अलग कमरे में सोने का बंदोबस्त करना था। वीरा ने उसे बिस्तर की जानिब इशारा किया और खुद जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मरजान उसका हुक्म मानते खामोशी से बिस्तर पर लेट की और वीरा ने अपनी गर्म चादर लेते हुए सिगरेट सुलगा कर होठों में दबा ली। मरजान ने कुछ देर खामोशी से लेटी रही फिर परेशानी से उसे देखा। पाचा। वीरा ने सिगरेट का गहरा कश बढ़ते हुए पूछा। आप वहाँ कैसे सोएगा। तो तुम क्या चाहती हो कहाँ सोऊं मैं। वीरा ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। तो मरजान पहले तो खामोश भी उसने अपना कामता हाथ अपने साथ मौजूद खाली जगह पर रखा। जहाँ मेरे पास सो जाइए। मरजान की बाबा वीरा की आंखों में अजब सी तपश आई। वहाँ आया तो ना खुद सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा, इसलिए बेहतर है चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर वीरा अपनी आंखें कट से मूंद गया। पाचा सो जाओ मरजान, खामोशी से सो जाओ। ना जाने उसकी आवाज़ में ऐसा क्या था जिसे महसूस करके मरजान खामोशी से लेटकर अपनी आंखें मूंद गई। कुछ देर में वो गहरी नींद में डूब चुकी थी और ये रात भी वीरा ने उस कुर्सी पर बैठकर उसका मासूम चेहरा देखते हुए गुजारी थी। ये लड़की उसे अपने हवासों पर तारीख होते हुए महसूस हो रही थी और वीरा वैसा नहीं चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि कल ही वो अलग कमरे में उसके सोने का इंतज़ाम कर देगा। उसके बाद वो जिस हद तक हो सकेगा उसे खुद से दूर रखेगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। अब वीरा और मरजान की शादी को साल होने को था। हर गुजरता पल अपनी चाहत के करीब गुजार कर मरजान की मोहब्बत बढ़ती जाती थी, लेकिन वीरा बस एक साथ चट्टान ही साबित हुआ था जिसके दिल पर मरजान की चाहत कोई असर नहीं कर पाई थी। पर अब तो मरजान भी थकती जा रही थी। अपनी माँ का कहा हर लफ्ज़ उसे सच लगने लगा था। शायद वीरा सच में ही मोहब्बत नहीं कर सकता था। मरजान हर नमाज के बाद उसकी मोहब्बत ही तो मांगती थी, लेकिन उस एक साल में उसकी दुआ भी कबूल नहीं हुई थी। अब तो मरजान की मोहब्बत तड़प एहतियार करती जा रही थी। मरजान अपनी मोहब्बत के बदले में वीरा की चाहत चाहती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही रही थी। अब मैं तो वो उसे नज़रअंदाज करने की हर मुमकिन कोशिश करता था और अगर उससे बात करता था तो वो भी ऐसे जैसे उस पर कोई एहसान कर रहा हो। उस एक साल में मरजान वीरा या अपने इर्द गिर्द बसने वालों का सच नहीं जान पाई थी। उसके लिए वीरा एक काम सा शख्स था जो हर गुनाह से पाक था, लेकिन शायद तो वो जानती ही नहीं थी कि उसका शौहर इंसान के रूप में एक दरिंदा था। वीरा रागा और काल का उनके हर काम में साथ देता था। वो दहशत फैलाने उनके साथ तो नहीं जाता था, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके देना और धमाके में इस्तेमाल होने वाले बम बनाना वीरा का ही काम था। जबकि रागा और काल वीरा की दी गई इंफॉर्मेशन और बम इस्तेमाल करके दहशत फैलाते थे। सब सही चल रहा था। अवाम, फौज, हुकूमत सब उनकी वजह से परेशान थे। रागा ने एक आदमी सुल्तान के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उन तीनों ने सुल्तान को देखा तो नहीं था, लेकिन वो अपने कामों के बदले उन्हें हथियार और पैसे देता था, जो रागा के लिए काफ़ी था। वीरा को भी उस रागा से कोई मसला नहीं था, लेकिन बस उसने रागा को मोहतात रहने का कहा था। आज भी रागा कुछ आदमियों के साथ सुल्तान का ही काम सारे अंजाम देने गया हुआ था। वीरा काल के साथ मामला तय करके घर वापस आया जब उसके कानों में मरजान की खिलखिलाने की आवाज़ पड़ी। गुल, अब तो थोड़ा बड़ा हो जाओ, तुम एक छिपकली से डर गया, खा थोड़ी जाता वो तुम्हें। मरजान ने हंस कर कहा और फिर हाथ में पकड़ी कमीज़ पर कढ़ाई करने लगी। वो और गुल मरजान के कमरे में बैठी कढ़ाई करने में मसरूफ़ थी। हाँ क्या पता सच में खा जाता, फिर इतना प्यारा बहन कहाँ से मिलता तुम्हें। गुल ने मुंह बनाकर कहा तो मरजान फिर से हंसी।
शुक्र कर तुम बहुत हसीन हो, वरना खुद को शीशे में देख के भी डर जाया करता तुम। मरजान ने गुल का गुलाबी गाल नरमी से छुआ। अरे मरजान का सारा ध्यान कढ़ाई पर था। तुम्हें वीरा लाला से डर नहीं लगता? गुल के सवाल पर बाहर खड़े वीरा के माथे पर बल आए। नहीं, डर क्यों लगेगा? वो मेरा शोहर है और शोहर से डर लगता है क्या? मरजान की आवाज़ पर एक साया साबेरा के चेहरे पर आया। मुझे तो बहुत लगता है लाला सामने आता है तो ऐसा लगता है मेरा रूह ही जिस्म से निकल जाएगा। गुल की आवाज़ में खौफ था। तुम्हें तो हर चीज़ से ही डर लगता है। मरजान ने मुस्कुराकर और फिर अफसुदगी से उसके चेहरे पर आई। तुम्हें पता है गुल, वो बहुत अच्छा है, उस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, मेरा ख्याल रखता है मुझ पर। वैसे हाथ नहीं उठाता जैसे अब्बा अम्मा पा उठाते और मुझ पर जुल्म नहीं करता। बस। मरजान के खामोश हो जाने पर गुल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। बस बस वो मुझसे प्यार नहीं करता गुल। मरजान ने अपने आंसू छुपाने के लिए अपना सर झुका लिया और बाहर खड़ा। वीरा अपनी मुट्ठियाँ बेंच कर आ गया। उसे तो लगा था कि मोहब्बत और प्यार का बुध मरजान के सर से उतर गया होगा, लेकिन वो अभी भी उसी बकवास को दिल से लगा कर बैठी थी। वीरा गुस्से से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों बहनें घबरा कर खड़ी होगी, जबकि गुल तो खौफ से सांस ही लेना भूल चुकी थी। पाचा, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या आपको? मरजान के सवाल का वीरा के पास कोई जवाब नहीं था। उससे पहले कि वो उससे कुछ कहता, उनका गार्ड का दरवाज़ा किसी ने बुरी तरह से खटखटाया। वीरा बाहर आया तो काल को परेशान हालत में वहां देखा। उसके माथे पर बला। क्या हुआ काल, इतने गड़बड़ाए हुए क्यों हो? वीरा वो काल एक पल को रागा रुका और उसने थूक निकला। रागा को फौज ने पकड़ लिया है। काल ने वीरा पर बम गिराया था। रागा बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। आर्मी को उनके एक आदमी पर शुबा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने रागा और उनके साथियों पर हमला किया और बाकी सबको मारकर रागा को अपनी कैद में ले लिया। अब तो राघव को कैद में गए तकरीबन 3 महीने होने को थे, लेकिन वो उसे छुड़वाने में कामयाब नहीं हुए थे। राघव को बहुत हाई सिक्योरिटी वाली फौजी जेल में रखा गया था, जहाँ से किसी को छुड़वाना लगभग नामुमकिन ही था। वीरा, हम क्या कर रहे हैं इतने अरसे से? राघव उनकी कैद में और हम बस तमाशा देख रहे हैं। काल के लहजे में बेचैनी थी, जिस पर वीरा ने उससे ज़रा सहती से देखा। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी परवाह नहीं? वीरा के सवाल पर काल दांत कचकचा कर रह गया। परवाह होती तो क्या यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे होते? कुछ करके उसे बचा ना लेते? काल ने ज़रा गुस्से से कहा तो वीरा के माथे पर बल आए। आइंदा कभी भी मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। वीरा ने वार्निंग देकर बाकी आदमियों को देखा। राघव को जहाँ रखा गया वहाँ हमला करके उसे बचाने की कोशिश हमाकत से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। इससे हम खुद भी फंस जाएंगे। वीरा की बात पर सबने आसमान में सहलाया। तो हम क्या करें वीरा? रागा हमारा सरदार है, वैसे भी वो हमारे सब राज जानता है, उसे यूं छोड़ नहीं सकते हम। वीरा ने हाँ में सर हिलाया और फिर गहरी सोच में डूब गया। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फौज के पास उसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता न बचे। वीरा की बात पर काल ने हैरत से उसे देखा। दूर अंदेशी से काम लो काल, अगर हम किसी तरह फौज को इतना मजबूर कर दें कि वो खुद रागा को हमारे पास छोड़ जाए, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। काल ने कुछ सोच कर हाँ में सर हिलाया। लेकिन ऐसा क्या होगा वीरा? आदमी के सवाल पर वीरा ने कुछ कागजात निकालकर मेज पर बिछाए, जो कि किसी जगह का नक्शा था। राघव को रावलपिंडी की जेल में रखा गया है, जहाँ बहुत खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाती है। वीरा की बात सबने इस बात में सर हिलाया। जेल को तोड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसा है जिससे हमारा काम हो सकता है। वीरा ने एक और नक्शा निकाल कर मेज़ पर बिछाया। ये रावलपिंडी की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, जहाँ काफ़ी अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर हम इस यूनिवर्सिटी में घुसकर बच्चों को यरगमाल बना लें और उसके बदले रागा की रिहाई का सौदा करें, तो फौज के पास हमारी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वीरा की बात पर काल के माथे पर शिकन आई। देखिए, ये काम आसान नहीं बल्कि बहुत खतरनाक है। हत्या मोल लेना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी आसान काम है, क्योंकि फौज ये नहीं सोच रही होगी कि हम जहाँ हमला करेंगे, बल्कि उन्होंने अपनी सारी तवज्जो रागा की जानिब की होगी, ताकि कोई उसे छुड़वा ना ले। काल ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना आसान काम नहीं। जानता हूँ, वीरा ने संजीदगी से कहा। नक्शे में एक मुकाम पर उंगली रखी। यूनिवर्सिटी शहर से हटकर सुनसान जगह पर है। हमें उससे एक सुरंग बनानी होगी जो यूनिवर्सिटी में जाकर खुले और अंदर से हमला करके किसी को संभलने का मौका नहीं देंगे। बाकी आदमियों ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन हमारी सुरंग खोदने पर किसी को शक हो गया तो? एक आदमी के सवाल पर वीरा ने उसकी जानब देखा। इसी बात का तुम लोग ख्याल रखोगे? खुदाई वाले बंद का उस जगह पर काम करोगे, ताकि सबको ये लगे कि तुम लोग जगह को साफ करके
रहने के काबिल बना रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।